हेलो गाइस एंड वेलकम। वैसे तो आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया है कि आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करूंगा। आपको बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, जिसकी हाइट है 830 मीटर। अब अगर यहाँ से एक तरबूज को और एक संतरे को अगर नीचे गिराया जाए, मतलब नीचे ही गिराएंगे, ऊपर थोड़ी ना गिराएंगे। अगर उसे हम नीचे गिराएं तो इनमें से पहले कौन सा फ्रूट नीचे गिरेगा अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखें, वरना एंड में तो मैं दे ही दूंगा। वीडियो की फॉर्मल शुरुआत करते हैं कि आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। क्या ये एक ऐसी फोर्स है जो चीज़ों को नीचे गिराने का काम करती है, या ये इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? मैं आपको पहले ही बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी दोनों में फर्क होता है। ये दोनों सेम नहीं होती। अगर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की अगर बात करें तो ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स की चार फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। और इसकी बारे में अगर हम सिंपली बात करें तो यूनिवर्स में हर एक चीज़ हर उस दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है जिसके पास मास या द्रव्यमान होता है। बचपन में जब मैंने पहली बार ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, मैंने ये पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो फोर्स है जो हमें पृथ्वी से जोड़े रखती है। तो मैं इसको सोचता था कि ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर ये ना होती तो हम बिना पंख होते हुए भी उड़ सकते थे। लेकिन लेटर आई रियलाइज कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसका रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर आइजक न्यूटन ने 1687 में डिस्कवर किया था। मतलब ग्रेविटी इससे पहले भी थी, इन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर नहीं किया, इन्होंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि ये सारा का सारा सिस्टम काम कैसे करता है। पर इसका प्रोसेस कोरोना जैसे ही एक लॉकडाउन से हुआ था। 1665 में जब एक ग्रेट प्लेग फैला था, तो आइजक न्यूटन की सर आइजक न्यूटन की जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वो थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा सभी स्टूडेंट्स को कि भैया घर जाओ, आराम से रहो, सेफ रहो। वहाँ पर सर आइजक न्यूटन ने 1665 से 1666 तक अपने घर में एक साल रहकर अलग अलग थ्योरीज पर काम किया, जिसमें कैलकुलस भी थी, ग्रेविटेशन की थ्योरी भी थी और कई और थ्योरीज। इसे बोलते हैं टाइम का सदुपयोग। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपके और मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये वही फोर्स है जिसके कारण हम पृथ्वी पर हैं, जुड़े हैं, हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। पर इसी के कारण ही प्लैनेट अर्थ पर उसका एटमॉस्फेयर है। और इतना तो आपको पता ही होगा कि एटमॉस्फेयर लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब चांद के पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी वीक है एज कंपेयर टू अर्थ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारे प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी फोर्स के कारण जो हमारा मून है वो पृथ्वी के चारों ओर गेड़ियां लगाता है। सूरज और चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमें ओशन टाइड्स देखने को मिलती हैं, और ये टाइड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। मतलब एक और इसका रोल है लाइफ को एग्जिस्ट करवाने में अर्थ पर। अब कथा के अगले चरण में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला के बारे में, विच इज एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 × m2 अपॉन r²। यहाँ पर g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। m1 और m2 मासेस हैं ऑब्जेक्ट 1 और 2 के। अब जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड m2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा होगा
तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। अनदर फैक्टर है आर। अब यहाँ पे आर है सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जो m1 और m2 ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियरली कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब मैं जानता हूँ ये सारा का सारा बोरिंग लग रहा है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम एक लोकल एग्जांपल ले लेते हैं, अपना अर्थ और अपना मून। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर है। मान लो ये डबल हो जाए। अब फोर्स तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो हुआ क्या कि अगर ये डिस्टेंस डबल हो गया तो अर्थ और मून के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगा। 1/4 फैक्टर से ये कम हो जाएगा। अब भाई साहब, मून तो इम्पोर्टेंट है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइफ जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है वो कहीं ना कहीं मून पे भी डिपेंडेंट है। ओशन टाइड्स, अर्थ की टिल्ट, अर्थ का मोशन अराउंड द सन, इन सारी चीज़ों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मून है उसका एक रोल है। अब ये धीरे धीरे, वैसे आप जान लें कि धीरे धीरे जो मून है वो अर्थ से दूर जा रहा है, तो इन फ्यूचर में भी इट कैन हैपन, बट राइट नाउ वी आर सेफ। खैर, ये ग्रेविटेशन के बारे में हो गया। खैर, अगर आप भूले ना हो तो शुरू में मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बुर्ज खलीफा से अगर एक तरबूज और एक संतरे को एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए हम नीचे फेंकें तो पहले नीचे क्या गिरेगा? तो इसका आंसर है कि दोनों एक साथ ही गिरेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार तरबूज तो भारी है, उसको पहले गिरना चाहिए, बट इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अगले पार्ट में दूंगा। पर इसका हिंट मैं अभी आपको दे देता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में फर्क होता है। तो भैया, आज की मजदूरी ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में कर देना, कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू, पीस आउट।